Assalamu alaikum. This is Khurram Shahzad. Welcome to Khurram App Studio. This course is about the Microsoft ASP.NET MVC5 Introduction and Beginners Training with Real-Time Projects. So let's get started. First of all, I will introduce myself. My name is Khurram Shahzad and I am an active software developer, lecturer and a trainer at a software house. So if you wanna learn more about me, my work experiences, you may pause this video here. And if you wanna know about my education, you will pause here and some other detail about me. So let's get started. This is about the introduction to Microsoft MVC5. So in this video, we will go through the introduction, what is MVC architecture, what are the benefit of MVC architecture, and what are the tools, IDs, and software required for our project, and some basic instruction that we are going to discuss. So let's get started. So in this video I will going to go native language so that is better for our understanding. So I'll go in Urdu for the later tutorial. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। हमारे पास 3-4 किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, और कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म होती हैं जो कि सभी प्लेटफॉर्म पे एक साथ काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमारे पास बेसिक 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो कि एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे इंस्टॉल होती हैं, और उन्हें अगर हमने यूज़ करना है तो हमें उस प्रॉपर कंप्यूटर को ही यूज़ करना होगा। हम उन्हें किसी और डिवाइस पे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, और इनमें से कुछ सिंक्रोनाइज्ड होती हैं। दूसरी किस्म की जो होती हैं हमारे पास एप्लीकेशन, वो वेब एप्लीकेशन होती हैं, जो कि किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी जगह पे हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद जो कैटेगरी होती है हमारे पास, कैटेगरी होती है मोबाइल एप्लीकेशंस की, जो कि मोबाइल के स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे वहाँ पे हम यूज़ कर सकें। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है कि हमारे पास ये इनके अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम इस कोर्स में जो है वो वेब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसे ही हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अगर हमने एक वेब एप्लीकेशन बनानी है तो हमारे पास कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जो कि हमें एक वेब एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले यहाँ पे है, बहुत कम यूज़ हो रहा है, पाइथन है, जो कि हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो पाइथन में इस तरह से हमें, क्योंकि पाइथन एक न्यू प्लेटफॉर्म है, लेकिन बेसिकली ये मशीन लर्निंग और हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है, तो इसलिए इसे वेब डेवलपमेंट के लिए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा। हाँ, इसकी कुछ बनाई हुई सर्विसेज को हम वेब एप्लीकेशन में ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद जावा है, जो कि कम यूज़ है। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, या फिर आप इसे कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ESP.NET, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एप्लीकेशन बनाने के लिए और रोबस्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास PHP है। तो PHP बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि PHP एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, और इसे यूज़ करना भी आसान है, तो बहुत से लोग इसमें जा रहे हैं। और उसके बाद रूबी है, जो कि बहुत कम यूज़ हो रहा है। तो हम इनमें से जो चूज़ करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट ESP.NET MVC5 फ्रेमवर्क को हम यूज़ करेंगे। तो इसको करने के लिए हमारे पास प्री रिक्विजिट्स हैं कुछ ऐसे। हम क्या है, हमें बेसिक सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए डॉट नेट का या MVC का। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं है तो फिर भी आप इसे कर सकते हैं। सी शार्प का थोड़ा बहुत नॉलेज, और सी शार्प क्योंकि सी की एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो अगर आपको सी लैंग्वेज थोड़ी सी भी आती है तो इस पर काम हमारा चले। उसके बाद किसी भी वेब एप्लीकेशन को डाटा को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस बैकएंड चाहिए होता है, तो उसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से डेटाबेस बैकएंड है, जैसे MySQL है जो PHP के साथ यूज़ होता है। इसके अलावा MongoDB है हमारे पास, AWS सर्विसेज हैं, और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि डाटा को सेव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ESP.NET को यूज़ करें तो हम माइक्रोसॉफ्ट का ही एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे। और इस सारे काम को करने के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे और फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोग्रेस शुरू करेंगे। तो इसके बाद हमें जो चीज़ें चाहिए जो हम इस यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले HTML। किसी भी वेब साइट को डिज़ाइन करने के लिए, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमें HTML का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम HTML से स्टार्ट करेंगे और बेसिक HTML से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद HTML के साथ मिलके CSS काम करता है, और CSS जो है वो स्टाइलिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। स्टाइलिंग के बाद हम उसे
स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं तो हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, और उसमें कुछ इंट्रैक्शन लाने के लिए हम जेएस को यूज़ करेंगे, और कई बार हम जेक्यूरी को यूज़ करेंगे जो कि जेएस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमवीसी की। तो एमवीसी क्या होता है? एमवीसी जो है वो मॉडल व्यू और कंट्रोलर है, यानी एम वी और सी। तो हमारे पास होता क्या है असल में, ये काम कैसे करता है? पहले जो एप्लीकेशन बना करती थी तो एक ही एप्लीकेशन के पेज में सारे कोड को हम डाल देते थे, उससे कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हमें किसी वेब का व्यू ठीक करना है तो क्योंकि उसका कोड भी बिल्कुल साथ है तो कई बार कोड ख़राब हो जाता था, या फिर सारी चीज़ें मिक्सअप हैं तो उन्हें ठीक करने में, ढूंढने में हमें टाइम लग जाता था। तो फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक सोल्यूशन इसमें निकाला था जिसको हम एमवीसी कहते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर, यानी सेपरेशन ऑफ कंसर्न। के हमारे पास जो डाटा रिलेटेड चीज़ें हैं वो अलग हो जाएंगी, फिर हमारी जो कोडिंग है वो अलग हो जाएगी, और जो व्यू है वो अलग हो जाएगा, यानी जो चीज़ें हमें सामने नजर आ रही हैं वो अलग हो जाएंगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम एमवीसी इसलिए कहते हैं। अब यहाँ पे वीडियो को पास करके ये पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें मे बी वाइवा में आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें क्यों एस पी डॉट नेट एम वी सी पे ही जाना चाहिए। ए एस पी डॉट नेट सबसे पहली बात है कि माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ हमारे पास फ्रेमवर्क है, और माइक्रोसॉफ्ट की ये टेक्नोलॉजी है, तो माइक्रोसॉफ्ट अपनी सभी टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और हर बार इसके न्यू वर्जन्स आ रहे हैं, न्यू इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, बग फिक्सिंग हो रही है, और इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर आपको कहीं पे एरर आ जाता है तो आप कम्युनिटी से हेल्प ले सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प वगैरह ले सकते हैं। और ये लाइट वेट है, और सबसे बड़ी बात ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, तो हम इस पे इसलिए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट करना है वो सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे पास क्या है, स्मार्ट डेयरी एंड स्वीट शॉप। ये सिंपल एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट ये समझ लेंगे, जिसमें हमारे पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मे बी ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। तो इसमें हमारे पास 4 यूज़र हैं, गेस्ट है, एक कस्टमर है जो कि ऑर्डर वगैरह प्लेस करेगा, फिर मैनेजर है जो कि शॉप के आइटम्स को मैनेज करेगा, और एडमिन है जो सबको सुपरवाइज़ करता रहेगा। इसको हमने एमवीसी स्ट्रक्चर में करना है। जैसे हमने इसमें जो व्यूज़ हैं उनको अलहदा कर दिया है, फिर इसमें बिजनेस लॉजिक कंट्रोलर कंट्रोलर जो कि हमारे पास कोड होंगे उनको अलहदा कर दिया, और बैकएंड में डेटाबेस जो हमने क्रिएट करनी है, या डेटाबेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्लासेस हैं, उनको हमने डिफरेंट कर दिया है। तो ये स्ट्रक्चर है, और इसको फॉलो करके हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट से पहले आप लोगों का एक टेस्ट फेस होगा। टेस्ट फेस वाइवा में हमारे पास जो आपका बेसिक सा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट वो आपसे पहले बनवाएंगे। अगर आप वो बना लेंगे तो तभी वो आपको एलिजिबल ठहराएंगे कि आप नेक्स्ट काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन ये है कि सबसे पहले ये एक डिस्क्लेमर भी है कि ये जो ट्यूटोरियल बन रहा है ये सिंपल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप इसको किसी तरह से रिलेट नहीं कर सकते कि आपको बने बनाए प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, या आपको कुछ इस तरह से कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो दूसरा ये है कि यू हैव टू डू इट बाय योर ऑन, कोड विल नॉट बी शेयर्ड इन एनी वे। तो आप अगर इसे चाहें कि गिटहब पे आपको मिल जाए या कहीं पे मिल जाए तो ये आपको कोड नहीं मिलेगा। आपको वीडियोस को देखना है, वीडियोस को फॉलो करना है, और कोड को अपने हाथ से लिखना है। उसके बाद ये आपका FYP ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। मे बी आप कहीं से कोड को गेट कर भी लें तो फिर भी आपको वाइवा में क्लियर होना है। तो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही लोग क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं जिन्होंने प्रॉपरली इसको किया होता है, अदरवाइज़ वो लोग फेल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टेस्ट फेज़ है जो कि फ़ेज़ 3 होती है। इसकी सबसे पहले SRS होती है, दूसरी डिज़ाइन फ़ेज़ होती है, तीसरी फ़ेज़ होती है हमारे पास फ़ेज़ 3 जिसे हम कहते हैं टेस्ट फ़ेज़। इसमें आपको वो छोटी प्रॉब्लम देते हैं और उस छोटी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना होता है। तो ये आपका टेस्ट फ़ेज़ का स्टेटमेंट। इसमें आपने सिंपल 3 काम करने हैं। आपने एडमिन, कस्टमर और मैनेजर के लिए रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, आपने एडमिन, कस्टमर और मैनेजर के लिए लॉगिन बनाना है, और फिर आपने शॉप की कैटेगरीज़ और आइटम की इन्फॉर्मेशन को अपलोड करना है। तो ये 3 बेसिक से फंक्शन हैं। तो हम इनको जो है इनको करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप है, या फिर आप समझ लें फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ है कि हम कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहला टास्क जो हम करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो एंड एसक्यूएल सर्वर है। हमें एक आईडीई चाहिए जो कि प्रोजेक्ट को बना सके, और एक डेटाबेस बैकएंड चाहिए जो कि हमें डेटाबेस पोर्ट प्रोवाइड कर सके। उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जैसे आप लोगों ने ये वाला काम अब तक कर लिया होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हम जो करेंगे वो है क्रिएटिंग डेटाबेस ऑन एसक्यूएल सर्वर। तो हम एसक्यूएल सर्वर में जाके एक डेटाबेस को बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के बाद हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे विजुअल स्टूडियो में, और फिर हम उससे अगला काम डिज़ाइन करेंगे इंटरफेसेस को, और फिर कनेक्ट करेंगे डेटाबेस, और बैकएंड कोडिंग करेंगे, और फिर हम टेस्टिंग करेंगे और उसमें डाटा को फीड करेंगे। तो हमारा ये टेस्ट फेस वाइवा और टेस्ट फेस प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो पहला काम तो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, तो हम इसमें दूसरा काम शुरू करते हैं। हमने क्रिएट करना है एसक्यूएल सर्वर
डेटाबेस को। तो सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले अगर एसक्यूएल प्रॉपरली इंस्टॉल किया है तो आपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खोल लेना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का कोई इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपने सबसे पहले अपने एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करना होगा डेटाबेस इंजन के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, फिर कोई सर्वर का नेम आ रहा होगा तो आपने इसे कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये टैब आ जाएगा, इसमें आपके पास डेटाबेसेस हैं और डेटाबेसेस के अंदर बहुत सी चीज़ें। तो सबसे पहले हमने एक नई डेटाबेस बनानी है, तो आप इसे डबल क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या प्लस के साइन से एक्सपेंड और इसको कोलैप्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस बनानी है, तो हम न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और इसका कोई नाम रखेंगे, जैसे हमने लिखा है डीपी और अंडरस्कोर लगा दिया टेस्ट पेज। नॉर्मली हम इसमें स्पेस नहीं देते क्योंकि स्पेस से हमारी कोडिंग में इशू होते हैं, क्योंकि हमारी सी प्लस प्लस जो है वो वाइट स्पेस इनसेंसिटिव है, तो वो वाइट स्पेस को ट्रीट नहीं करती। तो टेस्ट पेज लिख देते हैं इसमें। ओके मैंने इसको ओके किया जैसे ही, तो यहाँ पे एक डेटाबेस मेरे पास बन गई। अब डेटाबेस एक्सपेंड करेंगे तो इसमें हमारे पास डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं। तो हमने क्योंकि डेटाबेस में टेबल्स बनाने होते हैं, हम टेबल पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू टेबल। तो हम अपने स्टेटमेंट पे वापस आ जाएंगे। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन कौन से टेबल बनाने हैं। तो इससे पिछली वाली स्लाइड में जाऊँगा, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने एडमिन कस्टमर मैनेजर के लिए आपने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन बनाए। इसका मतलब कि ये यूज़र्स हैं और यूज़र्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन बनानी है। और दूसरी बात ये है कि आपने शॉप की कुछ कैटेगरीज और प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो हमें इसको करने के लिए 3 टेबल चाहिए। एक रजिस्ट्रेशन का टेबल चाहिए, यूज़र का टेबल, और दूसरा टेबल हमें चाहिए जिसमें कैटेगरी सेव होंगी, और तीसरा टेबल जिसमें हमारी आइटम सेव होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी प्राइमरी की होती है। तो हम इसमें सबसे पहले, क्योंकि हम यूज़र का टेबल बनाने लगे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र आईडी और फिर इसकी डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट हम इंटीजर कर देंगे, क्योंकि प्राइमरी की यूनिक होती है और नंबर होती है। तो हम इसे सेट राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और सेट एज प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी हो जाएगी। और हम ये भी चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली मूव करती रहे, यानी ये पहले 1 हो जाए, 2 हो जाए, यानी ऑटोमेटिकली ये अपने आप को इंक्रीज़ करती रहे। तो हम इसकी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके ऑन कर देंगे और इसकी सीडिंग वैल्यू को इस तरह से ऑन कर लेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेट कॉलम बन जाएगा। इसके बाद यूज़र का कुछ नेम होगा, तो नेम, फिर उसका कोई ईमेल होगा, फिर उसका कोई पासवर्ड होगा, और इस तरह से उसका कोई फ़ोन होगा। ओके, फ़ोन। और तीसरा, उसके फ़ोन के साथ उसका एड्रेस हो सकता है, और एड्रेस के साथ उसकी इमेज हो सकती है, इमेज के साथ उसकी कोई अदर डिटेल्स हो सकती हैं, जो कि हम किसी कॉलम में ना आएंगी तो हमें डिटेल में से डाल देंगे। और फिर उसका कोई स्टेटस। स्टेटस का मतलब है कि वो यूज़र एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, या ब्लॉक है, या फिर उसने कुछ ऐसा वैसा काम किया तो हमने उसे ब्लॉक कर दिया, तो इसके लिए हमें स्टेटस का भी बनाना पड़ेगा। और फिर यूज़र की टाइप, क्योंकि हम तीनों यूज़र को एक ही टेबल में मैनेज कर रहे हैं, तो हम टाइप लिख देंगे, यूज़र टाइप। इससे क्या होगा कि उस यूज़र की स्पेसिफिक टाइप होगा। जैसे अगर मैं कहूँगा यूज़र टाइप इज इक्वल टू कस्टमर, तो वो कस्टमर की आईडी है। अगर यूज़र टाइप इज इक्वल टू एडमिन, तो एडमिन है। अगर मैनेज कहूँगा, मैनेजर कहूँगा, तो मैनेज। नेम जो है उसकी डाटा टाइप एन वार 4, यानी कि हमारे पास लॉन्ग करेक्टर होंगे, ठीक है। अगर आप एन वार लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। नेम मैक्सिमम 50 करेक्टर लॉन्ग हो सकता है। इसी तरह से मैंने इसे कॉपी कर लिया। ईमेल भी ऐसे ही है, पासवर्ड भी ऐसे ही है, और फ़ोन नंबर भी ऐसे ही है। फ़ोन नंबर में इंटीजर यूज़ नहीं करूँगा, हालांकि फ़ोन नंबर नंबर होता है, लेकिन इंटीजर तो हमारा 7 को स्टोर कर सकता है। तो पहले वाला लीडिंग ज़ीरो वो भी उसको रिमूव कर देगा, तो हम इसे एज अ स्ट्रिंग ले लेते हैं। और स्ट्रिंग को हम कभी भी किसी भी डाटा टाइप में कास्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे स्ट्रिंग ले लेते हैं। एड्रेस जो है थोड़ा लंबा होता है, तो हम इसे 250 करेक्टर्स कर देते हैं। और इमेज जो है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इमेज कहाँ से आएगी, उसका पाथ कितना लंबा बनेगा, तो हम इसे मैक्स कर देते हैं। और डिटेल में हमारे पास ये 250, या फिर किसी यूज़र की डिटेल 500 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकती है। स्टेटस उसका क्या हो सकता है, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, तो एनवार्चर 10 से काम हो जाएगा। उसके बाद यूज़र टाइप में हमारे पास हम इसे एनवार्चर 50 कर देते हैं कि यूज़र टाइप इज इक्वल टू कस्टमर हो सकती है या कुछ भी। अब इस साइड पे हैं अलोनल्स, कि कौन सा कॉलम खाली भी हो तो डेटाबेस में सेव होने दे। तो हम नेम कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते, ईमेल नहीं छोड़ सकते, पासवर्ड नहीं छोड़ सकते, फ़ोन नहीं छोड़ सकते, और इस यूज़र का टाइप नहीं छोड़ सकते कि वो किस तरह का। और इमेज जो है वो ऑप्शनल कर देते हैं। मे बी किसी यूज़र की इमेज हो या ना हो, या कोई लगाना चाहे ना लगाना चाहे।
तो जैसे हमने ये काम किया तो अब हमारा ये टेबल हो गया। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, सेव टेबल 1, तो इसका नाम हम रखते हैं यूज़र्स। ओके कर दिया, एक टेबल हमारे पास बन गया। अगर मैं टेबल्स को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे टेबल आ गया, ये यूज़र का टेबल। हम इसमें डाटा फिल कर सकते हैं कैसे, हमारे पास दो तरीके। डाटा देखना हो तो सेलेक्ट टॉप 100 लाइन, और अगर डाटा एंटर भी साथ में करना हो तो एडिट टू 100 रॉस। ठीक है, यूज़र आईडी या टू जनरेटेड है, मैं इसमें से आगे आ जाता हूँ। मैंने नाम लिखा कोई ओके, तो यहाँ पे कुछ आईडी लिखी। ओके, फिर पासवर्ड कुछ लिखा 123, फिर फ़ोन लिखा कोई 0348408662 एक्सेट्रा, और एड्रेस लिखा कुछ वाला, और इमेज क्योंकि अभी नहीं है तो मैंने डाल दिया। फिर उसमें डिटेल्स नहीं है, स्टेटस एक्टिव है मेरा, और ये मैं मैनुअली फ़िल कर रहा हूँ, लेकिन बाद में हम इसे वेबसाइट के साथ फिल करेंगे। और मैं इस एप्लीकेशन का कस्टमर हूँ, यानी मेरा यूज़र टाइप इज इक्वल टू कस्टमर। तो इस तरह से हमारे पास ये एक डाटा की एंट्री हमारे पास आ गई। तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने सिर्फ टेबल को चेक करने के लिए डाटा एंटर कर लिया, लेकिन बाद में हम इसे अपनी वेबसाइट के इंटरफेस के थ्रू, टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू करवाएंगे। एक टेबल बन गया, इसी के साथ हम एक और टेबल बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा। हम यहाँ पे टेबल में जाएंगे यहाँ पे टेबल्स और न्यू टेबल। तो एक और टेबल बनाने के लिए हम अब कैटेगरी का टेबल बनाने लगा, तो मैं इसका नाम कैट आईडी, और ये इंटीजर टाइप है, और मैं इसे सेट प्राइमरी की और इसको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। ओके हो गया। नेक्स्ट इस कैटेगरी का कुछ नेम होगा कि मतलब इसमें क्या आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेम के बाद कैटेगरी की इमेज हो सकती है, कैटेगरी की डिटेल्स हो सकती हैं, और उसका स्टेटस हो सकता है। ओके, और ये नेम एन वार्चर होगा, ये भी एन वार्चर होगा, और ये एन वार्चर, और मे बी डिटेल किसी कैटेगरी की 500 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकती है। स्टेटस उसका एक्टिव या नॉन एक्टिव होगा, तो हम नेम को खाली नहीं छोड़ सकते। तो बस यही इसी को किया। ओके, तो मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल एस से इस बार मैंने किया है, और इसका टेबल रख देता हूँ कैटेगरी, टेबल का नेम कैटेगरीज। ओके हो गया। दो टेबल हमारे पास बन गए, सारी टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। अब टेबल्स को रिफ़्रेश किया, दो टेबल आ गए। एक और टेबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा आइटम्स या स्वीट आइटम्स। तो आइटम आईडी एक कॉलम उसका हो गया, और ये इंटीजर टाइप होगा, प्राइमरी की होगा, और तीसरी बात ये आइडेंटिटी स्पेसिफिक होगा, यानी कि ऑटो जनरेटेड होगा। फिर उस आइटम का नेम हो सकता है, उसकी प्राइस हो सकती है, या उसकी कॉस्ट प्राइस कि वो में कितने की पड़ती है, इस चीज़ के लिए ये होता है ज़रूरी। और फिर उसकी सेल प्राइस कितने की हम उसे सेल करते हैं, और फिर उसकी MFG डेट वो कब बनी है, क्योंकि स्वीट आइटम के साथ में नॉर्मली MFG डेट होती है, फिर उसकी EXP डेट, एक्सपायरी डेट होती है, और उसी के साथ फिर इसकी इमेज हो सकती है, और किसी चीज़ की, जैसे इमेज 1, इमेज 2, और 3 इमेज तक कर लेते हैं। किसी चीज़ को हम एक ही बार में देख के शायद हमें ना पता चल सके। इमेज 3 हमने कर लिया, और इमेज 3 के बाद इसकी कुछ अदर डिटेल्स हो सकती हैं, और इसका स्टेटस क्या ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो हम यहाँ से ही इसके साथ नेक्स्ट मूव करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आइटम हम ऐड करेंगे किस कैटेगरी का है, तो इसके लिए हम एक इज़ कॉलम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमने पहले नहीं लिखा था, इसलिए हमें यहाँ पे नया लगाना। तो हमने कैट FID, यानी ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, हम इसका रिलेशनशिप बनाएंगे दूसरे वाले टेबल के साथ। तो अब नेम जो है वो इनवार्चर होगा, जो आईडी है वो इंटीजर होगी, क्योंकि कैटेगरी आईडी हम उसको लिंक करेंगे, तो ये लिंक होना पड़ेगा। ठीक है, इसमें फ्लोट लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है हम डॉलर्स में डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू आ जाए, यानी पॉइंट्स वाली वैल्यू। ओके, MFG डेट में हमारे पास डेट आ गया, एक्सपायरी डेट में डेट आ गया। इमेज 1 में हमने क्योंकि इमेज सेव करवानी है, तो यहाँ पे एन वार्चर तो होगा, लेकिन वो मैक्सिमम कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसमें कितने कैरेक्टर्स या कौन सा पिक्चर का नाम कितना लंबा होगा। ठीक है, तो इसमें ये आ गया। डिटेल्स में भी मैक्सिमम की बजाय 500 कैरेक्टर्स ओनली। ओके, स्टेटस यही। अब इसमें हम कॉस्ट प्राइस को छोड़ सकते नहीं हैं। किस चीज़ की कास्ट का हमें नहीं पता हो सकता, लेकिन सेल प्राइस कंपलसरी है, वो कब बनी और कब एक्सपायर होगी कंपलसरी है। नेम कंपलसरी है,
और कैटेगरी जो है हो सकता है कोई अननोन कैटेगरी हो तो हमारे पास, और यही सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस टेबल को सेव कर लेते हैं, ओके। और इसका नाम हम लिखे हैं स्वीट आइटम्स, कि इसमें हमारी सारी स्वीट आइटम्स सेव होंगी। अब एक चीज़ रहेगी कि दोनों टेबल का आपस में लिंक होना चाहिए, तो मैंने रिलेशनशिप पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया किसी भी जगह पे, किसी भी कॉलम पे, तो रिलेशनशिप्स ओपन कर लिया। अब मैंने एक ऐड रिलेशनशिप की और वो उसमें हमने टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन में बताना है हम किस कॉलम का किसके साथ। तो जहाँ पे प्राइमरी की है वो कैटेगरीज़ का टेबल है, कैटेगरीज़ के कैट आईडी के टेबल को लिंक कर रहा हूँ स्वीट आइटम के कैट एफ आई डी के कंट्रोल से, कॉलम से, ओके। नॉन की बजाय कैट आईडी, ओके किया। अब ये एक बन गया, हमने क्लोज़ किया। अब दोबारा से यहाँ पे स्टार का सिंबल है कि ये सेव नहीं हुआ, तो मैं कंट्रोल एस प्रेस किया, ये सेव हो गया, ओके। अब हमारे पास ये टेबल 3 हो गए। तो ये तीनों टेबल जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें चाहिए थे हमने लगा लिया। अगर हम टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहें कि कैसा नज़र आ रहा है, तो व्यूज़ पे जाएंगे, राइट क्लिक, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एरर आ रहा तो आपके पास भी मेरी तरह ओल्ड वर्जन हो सकता है इसको सर्वर का, तो जिससे ये एरर जनरेट, ओके। तो हमारे पास पहले वाला काम जो हमने करना था वो हमने कर लिया कि हमने इन सारे चीज़ों के लिए एक डेटाबेस बना ली। अब दूसरा काम जो हमने करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है विजुअल स्टूडियो में। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना भी बहुत आसान काम है। आपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, हमने यहाँ से विजुअल स्टूडियो को फाइंड आउट करना है। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल्ड है, तो आप इसे ओपन कर लें। और इसमें कोई भी वर्जन हो, 2019 हो सकता है, 17 हो सकता है, या प्रीव्यू वर्जन कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे बहुत सी प्रोजेक्ट की टेम्पलेट्स आ जाएंगी कि आपने किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। तो अगर आपके पास ये इंटरनेट कनेक्टेड है तो आपके पास ये काफ़ी देर से लोड हो सकता है, और अगर ये नहीं है तो फिर आप कुछ भी, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है हमने, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि विजुअल स्टूडियो बहुत से तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है ऑल प्लेटफॉर्म की बजाय आप सिर्फ इसको चूज़ कर लें, वेब को। तो सिर्फ वेब के आ जाएंगे, जैसे ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन। तो हमने कोर की एप्लीकेशन नहीं बनानी, हमने बनानी है ASP.NEट सिंपल वेब एप्लीकेशन, ओके। ये है हमारे पास, और ये C# वाली आपने सेलेक्ट करनी है, ASP.NEट वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ, और यहाँ C# भी लिखा हुआ है। इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, इसका कोई नाम रखेंगे और कहाँ सेव करना है, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ओके। और इसका नाम है वेब एप्लीकेशन 1, तो हम इसका नाम रखते हैं टेस्टबेस स्वीट शॉप, ओके। और हम इसमें भी कोशिश करते हैं कि हम स्पेस ना दें, अगर स्पेस कंपलसरी है तो हम अंडरस्कोर से काम चला सकें, ताकि हमारी कभी भी नेमिंग कन्वेंशन में कोई मसला ना आए, ठीक है। और इसको सेपरेट करने के लिए हम अपर नेम के मतलब केस नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, यानी इसमें पहला लफ्ज़ कैपिटल है, और स्पेस देने के लिए हम उससे अगले लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ भी कैपिटल लिख देते हैं। क्रिएट करेंगे, हमसे एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर पूछेगा किस तरह की बनानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी बना सकते हैं, खाली बन जाए, MVC बनाएंगे। तो क्योंकि हम MVC के पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे MVC सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम इट विल टेक सम टाइम, सो यू हैव टू बी पेशेंट, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, जिसमें हमारे पास ये सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिकली बन गए। यहाँ पे ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, जिसमें हमारी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर होता है कि हमारी एप्लीकेशन में कौन कौन से फोल्डर हैं और कौन कौन सी फाइल्स हैं। और ये इसका एक ओवरव्यू पेज है कि जिसे आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। हमारे पास असल में जो काम है, मैंने कहा था MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो हमारे पास 3 फोल्डर इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमारे पास मॉडल, व्यूज़, कंट्रोलर, इन तीनों में हम काम करेंगे। और चौथे फोल्डर को हम यूज़ करेंगे अपने डाटा को सेव करने के लिए, पिक्चर्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह को। अगर हम इस प्रोजेक्ट को एज इट इज़ रन कर दें तो इसमें से होम के पेज के अंदर इंडेक्स का व्यू रन होगा। इसको रन करने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि आप कैसे रन कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, गूगल क्रोम या आपके पास कोई भी ब्राउज़र उसमें रन हो जाएगा। अगर आप वेब ब्राउज़र चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कोई ब्राउज़र चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये रन हो गया। अब यहाँ से राइट क्लिक करके फिर भी इसे रन कर से राइट क्लिक करना था और ओपन व्यू इन वेब ब्राउज़र, ठीक है, तब भी ओपन हो जाता था। तो अब ये हमारे पास इस तरह से ओपन हो गया और ये एक गूगल क्रोम की टैब में ओपन हो जाएगा। और अगर आपने इसे पूरे प्रोजेक्ट को रन किया तो ये एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा।
कोई भी वेब का प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट जो हमारे पास चल रहा होता है, उसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब भी कोई वेब एप्लीकेशन चलेगी तो उसे बैकएंड सर्वर चाहिए कि वो किस सर्वर पे रन हो रही है। तो हमारे पास इसका जो सर्वर होता है वो ISS एक्सप्रेस होता है, जो कि टेम्परेरी सर्वर प्रोवाइड करता है, हमें HTTPS भी देता है और HTTP देता है। तो ये जैसे हमारी PHP की एप्लीकेशन XAMPP पे रन हो रही होती है, तो ये वाली एप्लीकेशन ISS सर्वर पे रन हो रही होती है। हमारे पास ये यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखें एक बेसिक सी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। ASP.NET इज़ अ फ्री फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग ग्रेट वेबसाइट वेब एप्लीकेशन यूजिंग HTML CSS and JS। ओके, तो ये इसका स्टार्टिंग पेज है। इसमें कोई 2-4 पेज भी बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अबाउट का पेज बना हुआ है, कॉन्टैक्ट का। हम इसको मॉडिफाई करके उस स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक लॉगिन बन जाए, एक क्रिएट अकाउंट बन जाए, एक कैटेगरीज को क्रिएट करने का, और बाकी इस तरह के पेज बन जाएंगे। तो हमारी आज की जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ तक जाना था, हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना था, हमने 3 स्टेप कर लिए। इससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे, इंटरफेसेस को कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस को, बैकएंड कोडिंग करेंगे, और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, पॉपुलर डाटा करेंगे और हमारा टेस्ट बेस रेडी हो जाएगा। तो आप लोग इतना फॉलो करें। सबसे पहले इंस्टॉलेशन करें अगर आपने नहीं की, फिर एक डेटाबेस बनाएं, और एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद नेक्स्ट हम काम पे जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।